हेलो दोस्तों, नमस्कार, जोहार। आज है 27 जुलाई 2024, दिन शनिवार, बांग्ला 11 श्रावण। और आज हम लोग जानेंगे झारखंड के तमाम बड़ी खबरों को। इससे पहले अभी तक आपने B2B न्यूज झारखंड न्यूज चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए ताकि झारखंड में होने वाली तमाम छोटी बड़ी खबरों से अपडेट रहें। तो चलिए बात करते हैं, तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। अनुराग गुप्ता बने झारखंड के डीजीपी। 1990 बैच के आईपीएस अनुराग गुप्ता को सरकार ने झारखंड का प्रभारी डीजीपी बनाया है। इससे संबंधित अधिसूचना गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग ने शुक्रवार को जारी कर दी है। अनुराग गुप्ता अभी सीआईडी डीजी के पद पर पदस्थापित हैं। वह एंटी करप्शन ब्यूरो एसीबी के डीजी भी हैं। वहीं झारखंड डीजीपी के पद पर पदस्थापित अजय कुमार सिंह को पुलिस हाउसिंग कॉरपोरेशन का एमडी बनाया गया है। जारी अधिसूचना के मुताबिक पुलिस हाउसिंग कॉरपोरेशन के एमडी प्रशांत सिंह को डीजी वायरलेस बनाया गया है। जानकारी के मुताबिक आईपीएस अनुराग गुप्ता झारखंड पुलिस में महत्वपूर्ण पदों पर काम कर चुके हैं। वह गढ़वा व हजारीबाग एसपी और रांची के एसएसपी के रूप में अपनी सेवा दे चुके हैं। इसके अलावा वह बोकारो रेंज के डीआईजी के पद पर लंबे समय तक काम कर चुके हैं। झारखंड पुलिस मुख्यालय में उन्हें लंबे समय तक एडीजी स्पेशल ब्रांच के पद पर काम करने का भी अनुभव है। झारखंड के 12 आईपीएस ट्रेनिंग के लिए जाएंगे हैदराबाद। झारखंड पुलिस सर्विस के 12 आईपीएस ट्रेनिंग के लिए हैदराबाद भेजा जा सकते हैं। इनमें हजारीबाग एसपी अरविंद कुमार सिंह, गिरिडीह एसपी दीपक कुमार शर्मा, रांची के सिटी एसपी राजकुमार मेहता, कोडरमा एसपी अनुदीप सिंह, धनबाद के सिटी एसपी अजीत कुमार, गढ़वा एसपी दीपक कुमार पांडे, जामताड़ा एसपी अनिमेश नैथानी, एसीबी के एसपी आरिफ एकराम, पुलिस मुख्यालय में पदस्थापना की प्रतीक्षा कर रहे डॉक्टर विमल कुमार, मनीष टोप्पो, ट्रैफिक एसपी कैलाश करमाली और दुमका एसपी पीतांबर सिंह खेरवार शामिल हैं। अधिकारियों को ट्रेनिंग पर भेजने के लिए पुलिस मुख्यालय से मनोनयन की मांग की गई है। उनका बायोडाटा और प्रमाण पत्र भी मांगा गया है। मिली जानकारी के अनुसार एमसीटीपी हैदराबाद ने 46वें आईपीएस बैच के इंडक्शन ट्रेनिंग कोर्स के लिए पुलिस मुख्यालय से मनोनयन की मांग की थी। झारखंड विस मॉनसून सत्र, सदन के बाहर विपक्ष का धरना, सीएम हेमंत के खिलाफ लगाए नारे। झारखंड विधानसभा का मॉनसून सत्र शुक्रवार को पहला दिन था। सत्र शुरू होने से पहले विपक्ष ने सदन के बाहर धरना दिया। भाजपा नेता सदन के बाहर बैनर लेकर बैठे और सीएम हेमंत सोरेन के खिलाफ नारे लगाए। बैनर पर लिखा है कि पत्थर, कोयला, बालू, जमीन लूटवा, हेमंत हाय हाय। 5 लाख नौकरी का क्या हुआ? युवाओं के सपनों का हत्यारा हाय हाय। स्नातक को 5,000 और स्नातकोत्तर को 7,000 बेरोजगारी भत्ता का क्या हुआ? धरना देने वालों में विधायक अमित मंडल, समरी लाल, कुशवाहा शशिभूषण मेहता, बिंद्रची नारायण समेत अन्य विधायक मौजूद रहे। सीएम हेमंत की बेल के खिलाफ दायर याचिका जस्टिस गवई और जस्टिस विश्वनाथन की कोर्ट में सूचीबद्ध। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को झारखंड हाईकोर्ट से मिली बेल को रद्द करने की मांग वाली ईडी की याचिका पर 29 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो सकती है। सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट के मुताबिक यह मामला सुनवाई के लिए 29 जुलाई को सूचीबद्ध हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस के वी विश्वनाथन की खंडपीठ ईडी की याचिका पर सुनवाई करेगी। दरअसल ईडी ने सुप्रीम कोर्ट में झारखंड हाईकोर्ट के 28 जून के उस आदेश को चुनौती दी है जिसमें सीएम हेमंत सोरेन को कुछ शर्तों के साथ जमानत की सुविधा प्रदान की गई है। झारखंड विस मॉनसून सत्र, सदन की कार्यवाही सोमवार सुबह 11 बजे तक स्थगित। झारखंड विधानसभा का मॉनसून सत्र का शुक्रवार को पहला दिन था। सदन की कार्यवाही 11:10 पर शुरू हुई। स्पीकर रविंद्रनाथ महातो ने सत्र संचालन के लिए सभापति की घोषणा की। कार्य मंत्रणा समिति का गठन किया है। पिछले सत्र और इस सत्र के बीच जितने भी राजनीतिज्ञों और विभिन्न क्षेत्र की हस्तियों के निधन पर शोक व्यक्त पेश किया गया। शोक प्रस्ताव के बाद स्पीकर ने सदन की कार्यवाही सोमवार सुबह 11 बजे के लिए स्थगित कर दी गई। बता दें कि सदन में एटीआर एक्शन टेकन रिपोर्ट भी पेश किया गया। सोमवार होंगे सभापति जिनके नाम स्टीफन मरांडी, रामचंद्र सिंह, रामचंद्र चंद्रवंशी, निरल पूर्ति और रामदास सोरेन। कार्य मंत्रणा समिति का गठन करने वाले का नाम विधानसभा अध्यक्ष का रविंद्रनाथ महतो, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार बावरी, मंत्री सत्यनंद भोक्ता, सुदेश महतो, सरयू राय और रामेश्वर उरांव। महाधिवक्ता कार्यालय में लीगल रिटेनर के लिए निकली नियुक्ति
8 अगस्त तक दे सकते हैं आवेदन। झारखंड हाईकोर्ट में स्वास्थ्य चिकित्सा एवं परिवार कल्याण विभाग का पक्ष रखने के लिए लीगल रिटेनर की जरूरत है। महाधिवक्ता कार्यालय ने इसकी अधिसूचना जारी कर दी है। जारी अधिसूचना के मुताबिक वकालत के पेशे में 3 वर्षों का अनुभव रखने वाले वकील लीगल रिटेनर के पद पर नियुक्ति के लिए योग्य होंगे। उन्हें 20,000 रुपये का मासिक वेतन दिया जाएगा। झारखंड में किसी भी बार में प्रैक्टिस करने वाले अधिवक्ता अपनी नियुक्ति के लिए महाधिवक्ता कार्यालय में 8 अगस्त तक आवेदन दे सकते हैं। मेडिका हॉस्पिटल को जिला कंज्यूमर फोरम से नोटिस जारी। सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता अनिल कुमार साहू की ओर से जिला कंज्यूमर फोरम में दाखिल वाद पर सुनवाई करते हुए कंज्यूमर फोरम ने रांची के महावीर मेडिका हॉस्पिटल को नोटिस जारी किया है। फोरम ने मेडिका अस्पताल प्रबंधन को अपना पक्ष रखने के लिए 31 जुलाई का समय दिया है। दरअसल अधिवक्ता अनिल कुमार साहू ने मेडिका अस्पताल पर अपने 14 वर्षीय पुत्र के इलाज में चिकित्सीय लापरवाही का आरोप पर लगाया है। उन्होंने अस्पताल प्रबंधन को पिछले वर्ष लीगल नोटिस भी भेजा था, जिसमें यह आरोप लगाया गया था कि उनके पुत्र को अस्पताल प्रबंधन डॉक्टर अंजना गांधी की लापरवाही और गलत दवा देने के कारण 3 सर्जरी से गुजरना पड़ा, जिसके कारण मरीज को अत्यधिक शारीरिक पीड़ा और परिवार को मानसिक आर्थिक क्षति हुई है। जारी नोटिस में चिकित्सा लापरवाही की जवाबदेही लेने और मुआवजा की मांग की गई है। अनिल कुमार साहू ने कंज्यूमर फोरम में अस्पताल प्रबंधन और डॉक्टर अंजना गांधी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई और मुआवजे के लिए वाद दायर किया है। रामगढ़ डीसीएफ डीडीसी की कार्यशैली पर हाईकोर्ट नाराज, पूछा क्यों न अवमाननावाद शुरू करें। रामगढ़ जिला के डीसी और डीडीसी की कार्यशैली पर हाईकोर्ट ने नाराजगी जाहिर की है। शुक्रवार को झारखंड हाईकोर्ट ने रामगढ़ डीसी और डीडीसी से पूछा है कि क्यों न उनके खिलाफ अवमाननावाद शुरू किया जाए। हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस दीपक रोशन की कोर्ट ने आदेश की अवहेलना करने के कारण उक्त दोनों अधिकारियों से अवमाननावाद शुरू करने को लेकर सवाल किया है। दरअसल प्रार्थी रंजीत साव एवं अन्य की याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने पिछले महीने रामगढ़ जिला में पेयजल एवं स्वच्छता विभाग में विभिन्न पदों पर संविदा के आधार पर नियुक्ति के लिए जारी विज्ञापन पर रोक लगा दी थी। हाईकोर्ट से रोक के बाद भी जिला प्रशासन ने 1 जुलाई को नियुक्ति कर दी, जिस पर अदालत ने नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि हाईकोर्ट के आदेश में हल्के में नहीं ले सकते। चांडिल में अवैध लॉटरी का कारोबार करते 3 धराए। झारखंड में लॉटरी टिकट बेचना कानूनन जुर्म है, लेकिन पश्चिम बंगाल से सटा होने के कारण चांडिल अनुमंडल क्षेत्र में बड़े पैमाने पर लॉटरी का अवैध कारोबार होता है। इसका खुलासा तब हुआ जब शुक्रवार को पुलिस ने सादे लिबास में छापामारी कर 3 लोगों को लॉटरी का अवैध कारोबार करने के आरोप में पकड़ लिया। चांडिल स्टेशन चौक से स्टेशन जाने वाली सड़क पर छापामारी अभियान चलाकर नीमडीह थाना की पुलिस ने अवैध लॉटरी का कारोबार करने के आरोप में 3 लोगों को पकड़ा है। तीनों की गिरफ्तारी के बाद इस बात पर मुहर लग गई कि चांडिल अनुमंडल क्षेत्र में लॉटरी का अवैध कारोबार व्यापक रूप से फल फूल रहा है। गरीब मजदूर वर्ग के लोग रातों रात लखपति बनने के चक्कर में अपनी गाढ़ी कमाई लॉटरी में फूंक रहे हैं। अवैध लॉटरी के खिलाफ विभिन्न मंचों से आवाज उठती रही है, लेकिन जनता की आवाज जिम्मेदारों के कानों तक नहीं पहुंच पा रही थी। नीमडीह थाना की पुलिस को लगातार सूचना मिल रही थी कि स्टेशन रोड में अवैध लॉटरी का कारोबार चल रहा है। इसके बाद नीमडीह थाना प्रभारी के नेतृत्व में पुलिस बल ने सादे लिबास में छापामारी की। इस दौरान अलग अलग स्थानों पर लॉटरी की खरीद बिक्री कर रहे 3 लोगों को पुलिस ने पकड़ लिया। पकड़ाए युवकों के पास से पुलिस ने लॉटरी के अलावा नकद राशि व मोबाइल बरामद किया है। जानकारी के अनुसार इस गोरख धंधे में चांडिल अनुमंडल क्षेत्र के कई सफेदपोश भी जुड़े हैं। शुक्रवार की सुबह अचानक की गई छापामारी से गैर कानूनी कारोबार करने वालों में हड़कंप मच गया है। लॉटरी का गैर कानूनी काम सभी बड़े ही ठाठ से अंजाम देते हैं। अवैध कारोबारी इस धंधे में डीआईजी के साले का जुड़े रहने की बात कहकर अपना कारोबार चला रहे थे। लोगों के बीच कहा करते थे कि स्वयं डीआईजी साहब के साले इस धंधे में हैं तो कोई क्या बिगाड़ लेगा। वहीं पुलिस की छापामारी के बाद 3 लोगों के पकड़े जाने पर अवैध कारोबारियों में दहशत है। चांडिल अनुमंडल क्षेत्र में दिन पर दिन अवैध लॉटरी का कारोबार फैलता जा रहा है। अनुमंडल क्षेत्र के विभिन्न चौक चौराहों पर, चाय की दुकानों में, होटल और ढाबों में खुलेआम लॉटरी के बिक्री होते देखा जा सकते हैं। दरअसल चांडिल अनुमंडल क्षेत्र में जो लॉटरी टिकट खरीदते हैं वह नकली होता है। नकली लॉटरी छपवाकर यहां के कारोबारी उसे बाजार में बेचते हैं और पश्चिम बंगाल की लॉटरी के तर्ज पर इनाम देने की बात कहते हैं। अवैध लॉटरी का गोरख धंधा गांवों तक अपना पांव पसार चुका है।
क्षेत्र में अवैध लॉटरी के कारोबार के तेजी से फैलने पर लोगों का कहना है कि पुलिस प्रशासन की चुप्पी राजनीतिक दबाव का परिणाम भी हो सकता है। पुलिस प्रशासन की ओर से कार्रवाई नहीं होने के कारण अवैध कारोबारियों के हौसले बुलंद हैं। अवैध लॉटरी के कारण कई परिवार बर्बाद हो रहे हैं। घर में पारिवारिक कलह बढ़ रहा है। गिरिडीह में 3 साइबर अपराधियों को पुलिस ने दबोचा। मोबाइल और सिम कार्ड बरामद। साइबर अपराधियों के खिलाफ गिरिडीह पुलिस की कार्रवाई जारी है। इसी क्रम में पुलिस ने 3 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से 3 मोबाइल फोन और 4 सिम कार्ड भी बरामद हुए हैं। गिरफ्तार साइबर अपराधियों में शंकर तुरी, बेंगाबाद थाना क्षेत्र के सोनाबाद निवासी, राहुल कुमार राणा, मुफसिल थाना क्षेत्र के उदनाबाद निवासी और विवेक मंडल, सरिया थाना क्षेत्र के खैराबाद निवासी शामिल है। जानकारी के अनुसार गिरिडीह एसपी दीपक कुमार शर्मा को प्रतिबिंब पोर्टल के माध्यम से सूचना मिली थी कि जिले के बेंगाबाद थाना क्षेत्र में कुछ साइबर अपराधी आम लोगों से ठगी कर रहे हैं। इसके बाद एसपी ने साइबर डीएसपी आबिद खान के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया। गठित टीम ने छापेमारी कर 3 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया। पुलिस के अनुसार गिरफ्तार अभियुक्तों ने अपने स्वीकारोक्ति बयान में बताया कि ये लोकंटो ऐप के माध्यम से लड़की से न्यूड वीडियो कॉलिंग करवाने और लड़की उपलब्ध कराने का झांसा देकर लोगों को लिंक भेजकर पैसे की ठगी करते हैं। गिरफ्तार अभियुक्तों के खिलाफ पुलिस ने साइबर थाना में कांड संख्या 31/2024 के तहत मामला दर्ज किया। इसके बाद सभी गिरफ्तार अपराधियों को जेल भेज दिया गया। छापेमारी टीम में थाना प्रभारी अजय कुमार, पुअनी पुनीत कुमार गौतम, पुअनी राम प्रवेश यादव, सन्नी गजेंद्र कुमार। एसएफसी अध्यक्ष हिमांशु चौधरी की नियुक्ति रद्द करने का आदेश पर एचसी की रोक। कहा, अगले आदेश तक न हो कोई नियुक्ति। झारखंड हाईकोर्ट ने हिमांशु चौधरी की नियुक्ति रद्द करने के आदेश पर रोक लगा दी गई। उनकी नियुक्ति स्टेट फूड कमीशन एसएफसी के अध्यक्ष के पद पर हुई थी। हिमांशु चौधरी को इसी वर्ष जुलाई महीने में सरकार ने स्टेट फूड कमीशन के अध्यक्ष पद से हटाया था, जिसके खिलाफ उन्होंने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, जिस पर हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस दीपक रोशन की कोर्ट के सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान अदालत ने सरकार के आदेश पर रोक लगाते हुए यह निर्देश दिया है कि हाईकोर्ट के अगले आदेश के बिना स्टेट फूड कमीशन के पद पर किसी व्यक्ति की नियुक्ति न की जाए। हिमांशु चौधरी की ओर से हाईकोर्ट के वरीय अधिवक्ता अजीत कुमार ने बहस की। किरीबुरु में घना कोहरा और लगातार हो रही बारिश। किरीबुरु मेघा हातुबुरु शहर में सुबह से लगातार भारी बारिश हो रही है। पूरे शहर में घना कोहरा है। इस वजह से जनजीवन पूरी तरह से प्रभावित हो गया है। कोहरा इतना गहरा है कि दिन में भी वाहन चलाने में लोगों को दिक्कत हो रही है। पिछले 1 सप्ताह से शहर में निरंतर खराब मौसम की वजह से लोग मौसमी बीमारियों का शिकार होने लगे हैं। प्रतिदिन भारी तादाद में मरीज इलाज हेतु सेल अस्पताल पहुंच रहे हैं। सेल अस्पताल का महिला व पुरुष वार्ड मरीजों से भरा हुआ है। सूर्य की किरणों से लोगों का दर्शन पिछले 1 सप्ताह से नहीं हुआ है। घर के गीले कपड़े सुखाने में लोगों को परेशानी हो रही है। सबसे ज्यादा परेशान स्कूली बच्चे व उनके अभिभावक हो रहे हैं। घाटशिला में घर का ताला तोड़कर बाइक समेत जेवरात की चोरी। घाटशिला थाना क्षेत्र के लालडीह मोहल्ला स्थित विश्वनाथ मंदिर के समीप घर का ताला तोड़कर गुरुवार की रात स्प्लेंडर बाइक और घर में रखे जेवरात की चोरी कर ली। शुक्रवार की सुबह आसपास के लोगों ने घर का ताला टूटा हुआ देखा। पड़ोसियों ने समझा कि घर का मालिक आया होगा। बाद में संदेह होने के बाद पड़ोसियों ने दरवाजा धकेल कर देखा तो घर का सामान बिखरा हुआ था। बाइक नहीं थी। आवाज देने पर कोई नहीं निकला। तब जाकर पड़ोसियों ने घाटशिला थाना को सूचना दी। घाटशिला पुलिस को पड़ोसियों ने बताया कि कृष्ण बिहारी शर्मा पूरे परिवार के साथ अपने भतीजा शुभम शर्मा के पास बिहार के सहरसा गए हैं। पड़ोसियों ने घटना की जानकारी कृष्ण बिहारी शर्मा को दे दी है। हालांकि घर पर कोई नहीं रहने के कारण यह पता नहीं चल पाया है कि क्या क्या चोरी हुई है। सिर्फ बाइक नहीं दिख रहा है। इससे परिवार वालों का कहना है कि बाइक की भी चोरी हो गई है। पुलिस मामले की जांच कर गृह स्वामी के आने की प्रतीक्षा कर रही है। इसके बाद मामला दर्ज किया जाए। खुशखबरी, झारखंड डे बोर्डिंग के प्रशिक्षकों का बड़ा मानदेय। झारखंड में संचालित सभी डे बोर्डिंग के प्रशिक्षकों के लिए खुशखबरी है। प्रशिक्षकों का मानदेय बढ़ा दिया गया है। खेल निदेशक संदीप कुमार ने इससे संबंधित आदेश 25 जुलाई को जारी कर दिया है। जारी आदेश के अनुसार प्रशिक्षकों का मानदेय 14,038 रुपये से बढ़ाकर 19,467 रुपये प्रतिमाह कर दिया गया है। बता दें कि बीते 1 साल में डे बोर्डिंग कोच मानदेय बढ़ाने को लेकर कई बार खेल निदेशक को आवेदन दे चुके हैं। ड्रॉप आउट बच्चों को वापस स्कूल लाने के लिए स्कूल रुआर के तहत कार्यशाला आयोजित।
स्कूल से ड्रॉप आउट बच्चों को वापस स्कूल लाने के लिए राज्य सरकार स्कूल रुआर कार्यक्रम चला रही है। इसे लेकर शुक्रवार को सरायकेला में जिला स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला के जरिए स्कूल के ड्रॉप आउट बच्चों को वापस कैसे स्कूल लाना है, बच्चों ने किस वजह से स्कूल छोड़ा, स्कूल में बच्चों की उपस्थिति कैसे बढ़े, इस पर विस्तार से चर्चा की गई। कार्यशाला के जरिए सभी शिक्षकों को स्कूल में शिक्षा का माहौल बच्चों के अनुरूप बनाने का निर्देश दिया गया। कार्यशाला में मुख्य अतिथि जिला परिषद अध्यक्ष सोनाराम बोदरा ने सरकार के इस पहल की सराहना करते हुए कहा कि स्कूल रुआर के जरिए ड्रॉप आउट स्कूली बच्चों को दोबारा स्कूल से जोड़ने की दिशा में सभी जनप्रतिनिधियों को आगे आने की जरूरत है। सरायकेला नवसृजित जिला है, यहां अभी शिक्षा के क्षेत्र में काफी कार्य होने हैं। स्कूल रुआर इस दिशा में बड़ी पहल है। विधायक प्रतिनिधि सनंद कुमार आचार्य ने बताया कि स्कूल रुआर सिस्टम के जरिए ड्रॉप आउट बच्चों को स्कूल से दोबारा जोड़ने की दिशा में अच्छी पहल है। इसके जरिए सरकार राज्य में शिक्षा की अलख जगाने का काम कर रही है, जो एक बेहतरीन प्रयास है। उन्होंने इस अभियान से हर किसी को जुड़ने की अपील की। कार्यशाला में डीडीसी प्रभात कुमार बर्तियार, एसडीएम सुनील कुमार प्रजापति, जिला शिक्षा पदाधिकारी जितेंद्र कुमार सिन्हा, जिला शिक्षा अधीक्षक चार्ल्स हेम्ब्रम, शिक्षा विभाग से सांत्वना जेना सहित शिक्षा विभाग एवं प्रशासन से जुड़े तमाम पदाधिकारी एवं शिक्षक मौजूद रहे। उपायुक्त रविशंकर शुक्ला ने बताया कि ड्रॉप आउट बच्चों को हर हाल में दोबारा वापस लाना है। इसमें न केवल शिक्षा विभाग बल्कि हर आम लोगों की जिम्मेदारी बनती है। स्कूलों में हर तरह की मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध हों, इसका ध्यान रखते हुए आज से ही इस दिशा में पहल शुरू कर दें। उन्होंने कहा कि आगामी 14 अगस्त तक जो भी अधिक से अधिक ड्रॉप आउट बच्चों को दोबारा स्कूल से जोड़ेंगे, उन्हें स्वाधीनता दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के हाथों सम्मानित कराया जाएगा। इसमें हर कोई हिस्सा ले सकता है। उन्होंने कहा कि बच्चे शिक्षित होंगे तभी शिक्षित समाज और शिक्षित राष्ट्र की परिकल्पना साकार होगी। ईडी ऑफिस पहुंचा जमीन कारोबारी कमलेश, पूछताछ शुरू। पत्रकार से जमीन कारोबारी बना कमलेश कुमार शुक्रवार को ईडी ऑफिस पहुंचा। इसके बाद ईडी के अधिकारियों ने उनसे पूछताछ शुरू की। जमीन कारोबारी कमलेश को एजेंसी ने 6 समन जारी किया था, लेकिन उसने ईडी से समय की मांग की थी। छठे समन के बाद शुक्रवार को कमलेश एजेंसी के सामने हाजिर हुए। बता दें कि लैंड स्कैम से जुड़े केस में ईडी ने पिछले महीने 21 जून को कमलेश के घर पर छापेमारी की थी। इस छापेमारी के दौरान उसके घर से 1 करोड़ कैश और 100 कारतूस बरामद हुए थे, जिसके बाद ईडी के सहायक निदेशक देवव्रत झा ने पूरे मामले में झारखंड के डीजीपी अजय कुमार सिंह को पत्र लिखकर कार्रवाई की मांग की थी। रांची के कांके थाना में कमलेश के खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत मामला भी दर्ज हुआ था। इस मामले में ईडी ने कमलेश को समन भेजकर 28 जून को पूछताछ के लिए बुलाया था, लेकिन वो ईडी के समक्ष उपस्थित नहीं हुआ। इसके बाद ईडी ने कमलेश कुमार को दोबारा समन भेजकर 12 जुलाई को उपस्थित होने को कहा था। इस तरह कमलेश को ईडी ने 6 समन भेजे थे। फर्जी दस्तावेज बनाकर जमीन हड़पने वाले सिंडिकेट से जुड़े शेखर कुशवाहा ने बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी कांके इलाके में कई जगहों पर कमलेश कुमार द्वारा जमीन के फर्जी दस्तावेजों के सहारे जमीन हड़पने की जानकारी दी थी। मामला सामने आने के बाद ईडी ने समन कर कमलेश कुमार को रांची जोनल ऑफिस में पूछताछ के लिए बुलाया था, लेकिन ईडी के समन पर उपस्थिति न होकर कमलेश फरार हो गया था। इसके बाद ईडी की टीम 21 जून को कांके रोड के चांदनी चौक स्थित एस्ट्रो ग्रीन स्थित फ्लैट पहुंची थी, लेकिन ईडी के पहुंचने से ठीक पहले कमलेश वहां से निकल गया था। स्वतंत्र गवाहों की मौजूदगी में ईडी ने इस फ्लैट को सर्च किया। इस दौरान ईडी को वहां से 100 जिंदा कारतूस और 1 करोड़ कैश मिला। इस मौके से एजेंसी ने जमीन से जुड़े दस्तावेज समेत कई महत्वपूर्ण साक्ष्य भी बरामद किए। कांके रोड में छापेमारी के बाद ईडी ने देर शाम कमलेश के चेशायर होम रोड स्थित आवास में भी छापेमारी की थी। जमशेदपुर एनजीटी के आदेश की उड़ रही है धज्जियां, मरीन ड्राइव में अब भी कचरे का पहाड़। सोनारी मरीन ड्राइव रोड स्थित कचरा डंपिंग यार्ड में अभी भी कचरे का अंबार लगा हुआ है, जिसके कारण दुर्गंध से स्थानीय लोगों का जीना दुश्वार हो गया। उक्त कचरा हटाने तथा रिसाइकल करने के लिए जिला प्रशासन की ओर से एनजीटी में हलफनामा भी दिया गया, लेकिन अभी तक वहां से कचरा पूरी तरह साफ नहीं हुआ है। बरसात में पानी में भीगने के कारण कचरे से अजीब तरह की बदबू आ रही है, जिसके कारण राहगीर एवं वहां निवास करने वाले लोगों में इसको लेकर नाराजगी है। शुक्रवार को भारतीय जनता पार्टी के पूर्व जिला अध्यक्ष एवं जमशेदपुर पश्चिम विधानसभा से प्रत्याशी रहे देवेंद्र सिंह ने कचरा स्थल का दौरा किया। बताया कि अभी भी वहां लाखों टन कचरा पड़ा हुआ है,
लगभग 1.5 साल पहले नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने टाटा स्टील एवं जमशेदपुर नोटिफाइड एरिया कमेटी को नोटिस देकर कचरा हटाने का निर्देश दिया था। कचरा नहीं हटाने पर जुर्माना लगाने की बात कही थी, लेकिन दिखावे के लिए कुछ दिनों तक कचरा हटाया गया। उसके बाद स्थिति ज्यों की त्यों है। साथ ही वहां अभी भी कचरा फेंका जा रहा है, जो मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। देवेंद्र सिंह ने बताया कि एनजीटी के संज्ञान लेने के बाद स्थानीय विधायक सह मंत्री बन्ना गुप्ता ने यहां की जनता को आश्वस्त किया था कि 1 साल के अंदर कचरा हटाकर यहां पार्क बना दिया जाएगा। लेकिन लगभग 1.5 साल हो गया, पार्क तो छोड़िए, अभी तक कचरा नहीं हटा। उन्होंने कहा कि यह अदालत के साथ धोखाधड़ी है तथा झूठा शपथ पत्र फाइल किया गया है। श्रावण मास चल रहा है, सभी लोग शिव मंदिरों में जल चढ़ा रहे हैं, रुद्राभिषेक कर रहे हैं, लेकिन मंदिरों के सामने कचरा पसरा हुआ है। सोनारी के प्रसिद्ध मौनी बाबा शिव मंदिर के मुख्य दरवाजे पर सप्ताह भर से कचरा पड़ा हुआ है। शिकायत करने पर न सरकार सुनती है, न ही जुस्को कंपनी। ऐसे में जन आंदोलन ही एकमात्र विकल्प है। इस समस्या का समाधान नहीं होने पर आंदोलन किया जाएगा। मरीन ड्राइव ने सड़क किनारे पड़ा कचरा हटाने की कार्रवाई निरंतर जारी है। साथ ही इसके लिए जुस्को अब TSUISL के साथ मिलकर ज्वाइंट वेंचर कंपनी JITC बनाई गई है। कचरे को रिसाइकल करने के लिए प्लांट बैठाया जाना है। जल्द ही उक्त स्थल से पूरी तरह कचरा हटा लिया जाएगा। घाटशिला में संताल संस्कृति के विकास में घाटशिला कॉलेज का कार्य अतुलनीय। SDO घाटशिला कॉलेज में संताली विभाग के संयोजन में 22 जुलाई से चल रहे 5 दिवसीय आदिवासी पारंपरिक नृत्य संगीत कार्यशाला का समापन शुक्रवार को किया गया। समापन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में घाटशिला SDO सच्चिदानंद महतो एवं सम्मानित अतिथि के रूप में विधायक प्रतिनिधि जगदीश भक्त उपस्थित थे। समापन समारोह की अध्यक्षता प्राचार्य डॉ RK चौधरी ने की। कार्यशाला के समापन कार्यक्रम में आदिवासी पारंपरिक वाद्य यंत्रों में मांदल, नगाड़ा, बानम, तिरियो, घंटी एवं चोड़चड़ी का प्रशिक्षण लेने वाले कॉलेज के छात्र छात्राओं ने सभी वाद्य यंत्रों को बजाकर नृत्य संगीत की मनमोहक प्रस्तुति की। इसे देख कार्यक्रम में उपस्थित शिक्षक, कर्मचारी एवं छात्र छात्राओं ने सभी प्रशिक्षित छात्रों को प्रोत्साहित किया। प्रशिक्षण लेने वाले 50 छात्र छात्राओं को मेडल पहनाकर पुरस्कृत किया गया। इस मौके पर मुख्य अतिथि सच्चिदानंद महातो ने कहा कि आदिवासी संस्कृति एवं परंपरा को सुरक्षित रखना तथा इसे बढ़ावा दिया जाना आवश्यक है। इस दिशा में घाटशिला कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर RK चौधरी का कार्य अति सराहनीय एवं अतुलनीय है। प्राचार्य डॉक्टर RK चौधरी ने कहा कि यह 5 दिवसीय कार्यशाला टाटा स्टील फाउंडेशन के सहयोग से संपन्न हुआ है। इस कार्यशाला में आदिवासी वाद्य यंत्रों का बेसिक प्रशिक्षण दिया गया है। अब एडवांस प्रशिक्षण की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि इसके लिए टाटा स्टील के ट्राइबल सर्विसेज के हेड जीरन जेवियर टोपनो एवं टाटा स्टील फाउंडेशन के चीफ सौरभ कुमार राय से आग्रह करेंगे कि सितंबर माह में एडवांस का भी 7 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशाला करवा दें। इससे कॉलेज के आदिवासी छात्र छात्राएं अपने पारंपरिक वाद्य यंत्रों के महत्व को समझ सकेंगे और अपनी संस्कृति के संरक्षण में सहयोग कर सकेंगे। मौके पर मानिक मार्डी, बसंती मार्डी, डॉक्टर SK सिंह, डॉक्टर DC राम, प्रोफेसर इंदल पासवान, डॉक्टर संदीप चंद्र, प्रोफेसर महेश्वर प्रमाणिक, डॉक्टर SP सिंह, डॉक्टर कुमार विशाल के अलावे काफी संख्या में शिक्षक व छात्र छात्राएं उपस्थित थे। धनबाद में मनरेगा कर्मियों ने तोपचांची प्रखंड कार्यालय पर दिया धरना। झारखंड राज्य मनरेगा कर्मचारी संघ झारखंड प्रदेश के आह्वान पर तोपचांची प्रखंड के मनरेगा कर्मियों ने शुक्रवार को प्रखंड कार्यालय के समक्ष धरना दिया। धरना में धनबाद जिला मुख्यालय के कर्मियों ने भी भाग लिया। धरना को संबोधित करते हुए जिला अध्यक्ष यासीन अंसारी ने कहा कि राज्य के मनरेगा कर्मी पिछले 17 वर्षों से अल्प मानदेय पर मनरेगा व सरकारी कार्यों को निष्ठापूर्वक करते आ रहे हैं, लेकिन किसी भी सरकार ने उन्हें न तो स्थायी किया न ही ग्रेड पे लागू किया। मौजूदा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पिछले विधानसभा चुनाव में उनकी सेवा स्थायी करने सहित सुविधाएं बढ़ाने का वादा किया था। झामुमो के चुनाव घोषणा पत्र में भी इसे शामिल किया था, लेकिन करीब 4.5 साल बीतने के बाद भी उस पर अमल नहीं किया। उन्होंने राज्य सरकार से वादा निभाने की मांग की। तोपचांची प्रखंड प्रमुख आनंद महातो ने कहा कि मनरेगा कर्मी जमीन से जुड़े हैं। यदि राज्य सरकार मांगों को पूरा नहीं मानती है, बड़ा आंदोलन होगा। मौके पर उप प्रमुख हेमलाल महातो, मुखिया संघ के अध्यक्ष लक्ष्मी नारायण बर्णवाल, प्रेम महातो, गणेश कुमार, जैनुअल, इकबाल, अर्जुन पांडेय, खिलावन कुमार,
अखिलेश कुमार, संजीव कुमार, नवीन पांडे, त्रिवेणी महातो आदि उपस्थित थे। चाईबासा में 15 अगस्त को पुलिस लाइन में होगा स्वतंत्रता दिवस का मुख्य कार्यक्रम। पश्चिमी सिंहभूम जिला समाहरणालय स्थित सभागार में जिला दंडाधिकारी सह उपायुक्त कुलदीप चौधरी एवं पुलिस अधीक्षक आशुतोष शेखर की संयुक्त अध्यक्षता में शुक्रवार को बैठक हुई। इसमें 15 अगस्त 2024 को 78वां स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर जिला में आयोजित होने वाले मुख्य कार्यक्रम की तैयारियों पर चर्चा हुई। स्वतंत्रता दिवस का मुख्य कार्यक्रम का आयोजन पुलिस लाइन केंद्र चाईबासा में होगा। मुख्य कार्यक्रम पुलिस लाइन में सुबह 9:05 से शुरू होगा। इसके बाद सिंहभूम प्रमंडलीय आयुक्त कार्यालय, जिला समाहरणालय सहित जिले के समस्त कार्यालय, सदर अनुमंडल कार्यालय, जिला परिषद कार्यालय एवं रेड क्रॉस सोसाइटी परिसर में झंडोत्तोलन किया जाएगा। बैठक के बाद डीसी ने बताया कि जिले में पूरे हर्षोल्लास के साथ स्वतंत्रता दिवस समारोह का आयोजन किया जाएगा। जिले में मौजूद सभी शहीद स्मारकों और महापुरुषों की प्रतिमाओं की साफ सफाई एवं उस पर माल्यार्पण, समाहरणालय में सेल्फी स्थल, क्षेत्र में साफ सफाई तथा स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर विभिन्न सामाजिक संस्था को रक्तदान, स्वास्थ्य, नशा मुक्ति जागरूकता शिविर आयोजित कराने को लेकर दिशा निर्देश दिए गए हैं। बैठक में वन प्रमंडल पदाधिकारी, परियोजना निदेशक, आईटीडीए, अनुमंडल पदाधिकारी पोड्डाहाट, चक्रधरपुर, सहायक समाहर्ता, प्रभारी पदाधिकारी सामान्य शाखा, नजारत शाखा, पुलिस उपाधीक्षक मुख्यालय, जिला जनसंपर्क पदाधिकारी सहित अन्य जिला स्तरीय पदाधिकारी व पुलिस पदाधिकारी उपस्थित थे। धनबाद में मुख्यमंत्री बहन बेटी मई कुई योजना में बिचौलिए हावी, आनंद महातो। राज्य सरकार की मुख्यमंत्री बहन बेटी मई कुई स्वावलंबन प्रोत्साहन योजना में तोपचांची प्रखंड के ग्रामीण इलाकों में बिचौलिए हावी हैं। बिचौलिए सीधे साधे ग्रामीणों से योजना का लाभ दिलाने के नाम पर अवैध वसूली कर रहे हैं। तोपचांची प्रखंड प्रमुख आनंद महातो ने कहा कि योजना में बिचौलियों के हावी होने की बात सामने आई है। वे ग्रामीणों से ऑनलाइन आवेदन के नाम पर 200 रुपए वसूल रहे हैं, जबकि इसमें किसी तरह का पैसा नहीं लगना है। आंगनबाड़ी सेविकाएं घर घर जाकर योजना का फॉर्म बांटेंगी। उन्होंने क्षेत्र की जनता को सतर्क रहने की अपील की। कहा कि प्रत्येक पंचायत में कैंप लगाकर लोगों को योजना का लाभ दिया जाएगा। मौके पर उप प्रमुख हेमलाल महातो व चित्रपुर पंचायत समिति सदस्य जगदीश महतो मौजूद थे। लैंड स्कैम में जेएमएम नेता अंतु तिर्की को बेल देने से ईडी कोर्ट का इनकार। लैंड स्कैम के आरोप में जेल में बंद जेएमएम नेता अंतु तिर्की की जमानत याचिका पर रांची पीएमएलए प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट की विशेष कोर्ट ने शुक्रवार को फैसला सुना दिया है। अदालत ने अंतु तिर्की को बेल देने से इनकार करते हुए उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी है। इससे पहले 12 जुलाई को अंतु तिर्की और ईडी का पक्ष सुनने के बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। बता दें कि ईडी ने इसी वर्ष 16 अप्रैल को अंतु तिर्की को गिरफ्तार किया था। इसके बाद से वह न्यायिक हिरासत में है। अबुआ आवास योजना पर श्वेत पत्र जारी करे सरकार, अमर बाउरी। नेता प्रतिपक्ष अमर बाउरी ने सरकार से अबुआ आवास योजना को लेकर सरकार को कटघरे में खड़ा किया है। उन्होंने सरकार से श्वेत पत्र जारी करते हुए योजना की स्थिति को सार्वजनिक करने की मांग की है। अमर बाउरी ने इस बाबत एक पत्र मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को लिखा है, जिसमें उन्होंने कहा कि वर्ष 2019 में विधानसभा चुनाव के दौरान आपने राज्य के गरीबों और जरूरतमंदों से वादे किए थे कि 3 कमरों वाला सुविधायुक्त पक्का मकान देंगे। 4 साल बीत जाने के बाद सरकार ने अबुआ आवास योजना की शुरुआत की है। सरकार इसे महत्वाकांक्षी योजना बता रही है। आपने 23 जनवरी को खूंटी जिला के तोरपा से इस योजना की शुरुआत करते हुए कहा था, यह पहला ऐसा ऐतिहासिक अवसर है जब झारखंड सरकार अपने दम पर अपने राज्य के 20 लाख लोगों को सम्मानजनक जिंदगी जीने के लिए 3 कमरों का आवास देने जा रही है। बाद में अलग अलग जगहों पर बड़े बड़े सरकारी समारोह में बताया कि 4 साल में 20 लाख लोगों को इस योजना का लाभ मिलेगा। जाहिर है राज्य के लाखों लोगों की नजरें इस योजना पर टिकी है। अमर बाउरी ने कहा कि अबुआ आवास योजना के लाभुकों के चयन से लेकर स्वीकृति, राशि आवंटन आदि प्रक्रियाओं को लेकर सवाल भी उठते रहे हैं। पंचायत के प्रतिनिधियों की भी ढेर सारी शिकायतें रही हैं और इस संबंध में लगातार अधिकारियों को झांपन देकर गड़बड़ी रोकने की मांग की जाती रही है। अबुआ आवास योजना को लेकर बड़ी आबादी के बीच आम धारणा है कि इसमें सरकारी अधिकारियों और बाबुओं की मर्जी चल रही है। मेरा आग्रह है कि अबुआ आवास योजना को लेकर सरकार एक श्वेत पत्र जारी करें, जिसमें यह बताया जाए वित्तीय वर्ष 2023 में राज्य के किन जिलों
और यहां के प्रखंडों में कितने आवास की स्वीकृति दी गई है, लाभुकों के खाते में किस्तवार कितनी राशि भेजी गई है और अब तक कितने आवास पर निर्माण का कार्य शुरू हुआ है, लाभुकों के चयन को लेकर मानदंड क्या हैं, इसे भी सार्वजनिक किया जाना चाहिए। आदित्यपुर में 45 दिन तक नहीं मिला इंसाफ तो एसपी के दरबार पहुंची घायल महिला। आरआईटी थाना निवासी रोड नंबर 10 में रहने वाली गीता देवी ने शुक्रवार को सरायकेला एसपी पहुंचकर इंसाफ की गुहार लगाई है। उसने एसपी मुकेश लुनायत को लिखित रूप से बताया कि वह रोड नंबर 10 में अवधेश सिंह के मकान में किराए पर रह रही है। उसके पति संजय गुप्ता दूसरे का टेम्पो भाड़े पर चलाते हैं। 11 जून को वह छत पर चावल बड़ी सुखा रही थी, जिसे हटाने के लिए पड़ोस में रहने वाले पिता और पुत्र शिवम पांडे और संतोष पांडे से कहासुनी हो गई, जिसके बाद दोनों पिता पुत्र ने उनके और पति की जमकर पिटाई कर दी। लाठी और रॉड से पीटने की वजह से उसके पति का हाथ पैर टूट गया है, जिसका अब तक एमजीएम में इलाज चल रहा है। इसकी शिकायत आरआईटी थाना में की गई थी, लेकिन आरआईटी पुलिस ने अब तक कोई कार्रवाई नहीं की है। महिला की शिकायत पर एसपी ने आश्वस्त किया है कि वे इस मामले में इंसाफ दिलाएंगे। उन्होंने महिला को भरोसा दिलाया है कि वे मामले की जांच कर दोषी पिता पुत्र के विरुद्ध कठोर कार्रवाई करेंगे और गिरफ्तारी अवश्य होगी। लोहरदगा में खेत जा रहे किसान की करंट लगने से मौत। सेन्हा थाना क्षेत्र में एलटी बिजली लाइन के संपर्क में आने से एक किसान की मौत हो गई। मृतक की पहचान सेन्हा थाना क्षेत्र अंतर्गत झालजमीरा पंचायत स्थित गगेया निवासी शनिचरवा उरांव के 26 वर्षीय पुत्र रंथू उरांव के रूप में हुई है। बताया जाता है कि रंथू दिन के 11 बजे घर से अपने खेत धनरोपनी की तैयारी का जायजा लेने जा रहा था। इसी दौरान रास्ते में एलटी लाइन के लगे बिजली खंभा के सहारा तार में सटने उसकी मौत हो गई। घटना की सूचना जल्द ही थाना प्रभारी अजीत कुमार को दी गई। सूचना मिलते ही अजीत अपने सहयोगी पदाधिकारी एसआई मनीष कुमार एवं दलबल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल लोहरदगा भेज आगे की कार्रवाई में जुट गए। धनबाद हाईकोर्ट में लंबित मामलों के लिए दोषी अधिकारियों पर होगी कार्रवाई। डीसी धनबाद की डीसी माधवी मिश्रा की अध्यक्षता में शुक्रवार को समाहरणालय में सुप्रीम कोर्ट व झारखंड हाईकोर्ट में लंबित मामलों व विभिन्न आयोगों से संबंधित लंबित रिपोर्ट पर समीक्षात्मक बैठक हुई। डीसी ने हाईकोर्ट में जिले के लंबित वादों की विभागवार व अंचलवार समीक्षा की। अधिकारियों से कहा कि प्राथमिकता देते हुए मामलों के निष्पादन कार्य में तेजी लाएं। इसमें लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों पर जवाबदेही तय की जाएगी। उन्होंने गंभीर और जटिल मामलों को अविलंब निष्पादित करने का निर्देश दिया ताकि समय पर उसका हल निकाला जा सके। डीसी ने अंचलाधिकारियों को जिले में चल रहे सभी माइनिंग प्रोजेक्ट्स का निरीक्षण कर खनन क्षेत्र की एरिया मापी कर 5 अगस्त तक रिपोर्ट देने का निर्देश दिया। उन्हें संबंधित जमीन का म्यूटेशन व मापी जल्द कराने को कहा। साथ ही सरकारी जमीनों को अवैध कब्जे से मुक्त कराने व सरकारी योजनाओं के लिए भूमि उपलब्ध कराने के लिए भी दिशा निर्देश दिए गया। बैठक में उप विकास आयुक्त सादात अनवर, अपर समाहर्ता विनोद कुमार, एडीएम लॉ एंड ऑर्डर हेमा प्रसाद, डीसीएलआर संतोष गुप्ता, डीएलआईओ राम नारायण खलखो, खनन पदाधिकारी मिहिर सलकर, जिला शिक्षा अधीक्षक भूतनाथ रजवार, जिला समाज कल्याण पदाधिकारी अनीता कुजूर समेत सभी अंचल अधिकारी एवं विधि शाखा प्रभारी मौजूद रहे। डीसी माधवी मिश्रा ने शुक्रवार को कलेक्ट्रेट के प्रथम तल पर बैंक ऑफ इंडिया के एक्सटेंशन ब्रांच का उद्घाटन किया। बैंक ऑफ इंडिया रांची एफजीएमओ के महाप्रबंधक मनोज कुमार ने बताया कि एक्सटेंशन ब्रांच में अन्य शाखाओं की तरह नया अकाउंट, लोन, एटीएम, कैश डिपॉजिट सहित सभी तरह की बैंकिंग सेवा ग्राहकों को प्रदान की जाएगी। मौके पर उप विकास आयुक्त सादात अनवर, अपर समाहर्ता विनोद कुमार, बैंक ऑफ इंडिया के आंचलिक प्रबंधक धनबाद अंचल विकास रंजन पटनायक, उप आंचलिक प्रबंधक दिनेश प्रसाद, अग्रणी जिला प्रबंधक अमित कुमार, कंबाइंड बिल्डिंग शाखा के वरीय शाखा प्रबंधक राजेश कुमार कुशवाहा, आंचलिक विपणन प्रभारी कंवलप्रीत सिंह, एक्सटेंशन ब्रांच के प्रबंधक शशि शेखर कुमार, विपणन प्रबंधक प्रशांत कुमार, राहुल प्रसाद के अलावा अन्य लोग उपस्थित थे। पलामू में 28 दिन में पकड़े 55 वाहन, वसूले 32,78,000 रुपए। जिले में अवैध खनन पर रोकथाम को लेकर शुक्रवार को उपायुक्त शशि रंजन ने जिला खनन टास्क फोर्स की बैठक की। बैठक में जिला खनन पदाधिकारी आनंद कुमार ने अवैध खनन पर की गई कार्रवाई से डीसी रंजन को अवगत कराया। उन्होंने बताया कि 28 जून से लेकर 25 जुलाई तक अवैध खनन से जुड़े कुल 55 वाहनों को जब्त किया गया।
वहीं जुर्माने के रूप में 32,78,000 रुपये की वसूली की गई। उन्होंने बताया कि कुल 42 राजसात केस दायर किए गए हैं। जब्त 55 वाहनों में 42 वाहन अवैध बालू के परिवहन से जुड़े हैं, जबकि 13 वाहन अवैध पत्थर से जुड़े थे। डीएमओ ने बताया कि सबसे अधिक 10 वाहनों की जब्ती चैनपुर थाना क्षेत्र से की गई है। डीसी रंजन ने सभी अंचलाधिकारियों व थाना प्रभारियों से कहा कि आप सभी अपने क्षेत्र अंतर्गत वैसे नदी को चिन्हित करें जहां से अवैध बालू का उठाव होता है। उसके पश्चात उस रूट में चेक पोस्ट स्थापित कर वहां से आवागमन कर रहे प्रत्येक वाहनों की एंट्री रजिस्टर में सुनिश्चित करें। साथ ही आवश्यकता अनुरूप नदी से निकलने वाले रास्ते के बीच ट्रेंच खोदकर रास्ता को भी अवरोध करें या अपने स्तर से कोई अन्य कार्रवाई करें, लेकिन यह सुनिश्चित करें कि आपके क्षेत्र अंतर्गत कहीं भी किसी प्रकार का कोई अवैध खनन न होने पाए। उन्होंने एनजीटी के नियमों का अक्षरशः पालन कराने के निर्देश दिए। उन्होंने सभी अनुमंडल पदाधिकारियों, अंचलाधिकारियों व थाना प्रभारियों से अपने क्षेत्र अंतर्गत अवैध खनन के प्रति पूरी गंभीरता के साथ कार्य करने की बात कही। बैठक में एएसपी रीश्मा रमेशन, वन प्रमंडल पदाधिकारी, अपर समाहर्ता कुंदन कुमार, तीनों एसडीओ, एसडीपीओ समेत सभी सीओ व थाना प्रभारी उपस्थित थे। उपायुक्त रंजन ने सभी अनुमंडल पदाधिकारी को उनके क्षेत्र अंतर्गत माइनिंग या बालू घाटों का निरंतर रूप से निरीक्षण करने की बात कही। साथ ही प्रत्येक 15 दिनों में निरीक्षण का समेकित रिपोर्ट यथा कितनी कार्रवाई की गई, कितनी प्राथमिकी दर्ज की गई, कितने वाहन जब्त हुए, ये सारे बिंदुओं पर प्रतिवेदन जिला को देने की बात कही। लैंड स्कैम आर्किटेक्ट विनोद सिंह की अग्रिम बेल पर अब 5 अगस्त को सुनवाई। लैंड स्कैम केस के आरोपी और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के सहयोगी आर्किटेक्ट विनोद सिंह की अग्रिम जमानत पर अब 5 अगस्त को सुनवाई होगी। शुक्रवार की सुनवाई के दौरान ईडी की ओर से जवाब दाखिल करने के लिए फिर समय देने का आग्रह किया गया, जिसे स्वीकार करते हुए कोर्ट ने अगली सुनवाई के लिए 5 अगस्त की तारीख मुकर्रर की है। विनोद सिंह ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से रांची पीएमएलए प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट की विशेष कोर्ट में जमानत याचिका दाखिल की है। दरअसल ईडी ने हेमंत सोरेन से जुड़े लैंड स्कैम केस में प्रोसिक्यूशन कंप्लेन पीसी दायर की है, जिस पर कोर्ट ने संज्ञान भी ले लिया है। इस केस के प्रमुख आरोपी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन हाईकोर्ट से बेल मिलने के बाद जमानत पर बाहर हैं और बड़गाई अंचल के हल्का कर्मचारी भानु प्रताप फिलहाल बिरसा मुंडा केंद्रीय कारागार में न्यायिक हिरासत में बंद हैं। गिरिबुरु बड़ाजामदा में 6 माह से राशन नहीं मिलने से लोग हुए गोलबंद। बड़ाजामदा के टंकीसाई में 25 जुलाई को ग्रामीणों ने राशन डीलर के खिलाफ गोलबंद होकर मोर्चा खोल दिया है। इसका नेतृत्व नोवामुंडी भाग 1 की जिला परिषद सदस्य देवकी कुमारी कर रही थीं। इस दौरान राशन कार्ड धारियों ने टंकीसाई के ही राशन डीलर एकता महिला सहयोग समिति के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए कहा कि उनके द्वारा कार्डधारियों को पिछले 6 महीने से राशन देना बंद कर दिया गया है। जब भी राशन लेने जाते हैं तो राशन डीलर एकता महिला समिति की अध्यक्ष माथा केरकेट्टा राशन नहीं आया है कहकर वापस भेज देती हैं। इसकी लिखित शिकायत 5 माह पूर्व नोवामुंडी प्रखंड कार्यालय में की गई थी। इसके बावजूद आज तक राशन डीलर द्वारा राशन नहीं दिया गया है। इसकी शिकायत बड़ाजामदा की मुखिया पार्वती देवगम से की गई तो उन्होंने भी अपना पल्ला झाड़ लिया। अंत में थक हार कर इसकी शिकायत जिला परिषद सदस्य देवकी कुमारी से की गई। देवकी कुमारी के नेतृत्व में गुरुवार को सभी ग्रामीण गोलबंद हो राशन डीलर के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। टंकीसाई के ग्रामीणों ने यह भी आरोप लगाया कि वे लोग जब भी कोई बैठक करते हैं तो बड़ाजामदा की मुखिया पार्वती देवगम नहीं आती हैं, वह अपने पति दुर्गा देवगम को बैठक में भेज देती हैं। ग्रामीणों ने मुखिया पर आरोप लगाया कि वे राशन डीलर एकता महिला सहयोग समिति के साथ मिलकर सरकारी गेहूं और चावल की कालाबाजारी रात में करती हैं, राशन को बड़ाजामदा के कई दुकानों में भेजती हैं। ग्रामीणों ने राशन डीलर व मुखिया के खिलाफ इन आरोपों की जांच कर उचित कार्यवाही करने तथा डीलरशिप खत्म करने की मांग की है। जिप सदस्य देवकी कुमारी ने कहा कि ग्रामीणों की शिकायत को लेकर नोवामुंडी प्रखंड के अंचलाधिकारी एवं जिला आपूर्ति पदाधिकारी सुनीला खालको से शिकायत दर्ज की गई है। इस पर जिला आपूर्ति पदाधिकारी सुनीला खालको ने कहा कि इसकी जांच कर अविलंब कार्रवाई करते हुए एकता महिला सहयोग समिति को निरस्त कर किसी अन्य महिला समिति को राशन डीलरशिप दी जाएगी। सरकारी राशन की कालाबाजारी रोकने हेतु हर पहलू पर जांच की जाएगी और दोषी पाए जाने पर कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। इस दौरान जिप सदस्य देवकी कुमारी,
दिरीबुरु पंचायत के मुखिया गंगाधर चातोम्बा, पूर्व मुखिया राजा तिर्की सहित काफी संख्या में ग्रामीण मौजूद थे। 24 घंटे में ही बीडीओ के तबादले पर लगा स्टे, ग्रामीण विकास मंत्री इरफान आए बैकफुट पर। महज 24 घंटे में ही 61 बीडीओ के तबादले पर स्टे लग गया। सत्ता पक्ष का दबाव रंग लाया और ग्रामीण विकास विभाग ने इस पर स्टे लगा दिया। ग्रामीण विकास विभाग ने सभी डीसी और डीडीसी को एक पत्र जारी किया है, जिसमें कहा गया है कि बीडीओ के स्थानांतरण पदास्थापन संबंधी 25 जुलाई को जारी निर्गत अधिसूचना को स्थगन किया जाता है। यहां बता दें कि विगत दिवस मुख्यमंत्री आवास पर इंडिया गठबंधन के विधायकों की बैठक हुई थी, जिसमें सत्ता पक्ष के कई विधायकों ने बीडीओ के ट्रांसफर पोस्टिंग पर सवाल उठाए थे। विभागीय मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी पर भी गुस्सा जाहिर किया गया था। इसके बाद शुक्रवार को अचानक इसमें स्टे लगा दिया गया। इस संबंध में पूछे जाने पर ग्रामीण विकास मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने बताया कि कुछ विधायकों की आपत्ति, सुझाव और ग्रीवांसेस थे। इसको देखते हुए इसमें फिलहाल स्टे लगाया गया है, मगर 31 तारीख के पहले तक संशोधित लिस्ट जारी कर दी जाएगी। चाईबासा में जरूरतमंदों को अबुआ आवास नहीं मिलने से जिला मुखिया संघ आक्रोशित। जगन्नाथपुर पंचायत भवन में पश्चिम सिंहभूम जिला मुखिया संघ की बैठक जगन्नाथपुर प्रखंड अध्यक्ष जूलियस हेम्ब्रम की अध्यक्षता में शुक्रवार को हुई। बैठक में संघ के कोषाध्यक्ष गुलशन सुंडी ने कहा कि सरकार की महत्वाकांक्षी योजना अबुआ आवास हेतु ग्राम सभा द्वारा चयनित जरूरतमंदों एवं अत्यंत गरीब, विकलांग, झोपड़ी में रहने वाले विधवा आदि को आवास नहीं मिलना दुर्भाग्यपूर्ण विषय है। इसका जिला मुखिया संघ विरोध करती है। इसके लिए संघ धरना प्रदर्शन करने का विचार कर रही है। बैठक में सभी मुखिया ने मनमाने तरीके से लाभुकों के चयन पर आक्रोश जताया। जगन्नाथपुर मुखिया संघ ने अपना अधिकार का निर्वहन करते हुए आम जनता की समस्याओं का ग्राम पंचायत कार्यालय से ही समाधान करने की बात कही। बैठक में जिला मुखिया संघ के मोटाई बोयपाई, झोलेन भुइयां, स्मिता सिंकू, हीरा मुनिकेराई, रविंद्रनाथ तियू, श्रीमोती बोम्बोगा, रीता सिंकू, विमल कोड़ा, अनिता लागुरी, नंदकिशोर बांद्रा, प्रवीण पिंगुआ, ममता प्रति, जयंती उरांव, जीतेन प्रति, चांदमुनि बोम्बोगा, जयश्री तिरिया आदि मौजूद थे। रांची के खेलगांव स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में सेना भर्ती रैली 27 जुलाई से 8 अगस्त तक। अग्निवीर उम्मीदवारों और जूनियर कमीशन अफसर, धार्मिक शिक्षक के लिए झारखंड व बिहार के शॉर्टलिस्ट उम्मीदवारों की सेना भर्ती रैली शनिवार 27 जुलाई से 8 अगस्त तक होगी। भर्ती रैली का आयोजन खेलगांव के स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में किया जाएगा। यह जानकारी सेना भर्ती कार्यालय के कर्नल विकास भोला ने शुक्रवार को दी। कर्नल विकास ने कहा, सेना में भर्ती की प्रक्रिया पूरी तरह से पारदर्शी है। हम आपसे आग्रह करते हैं कि किसी दलाल के चक्कर में न फंसें। उम्मीदवारों का चयन उनकी काबिलियत के आधार पर ही किया जाता है। दलाल के चक्कर में फंसकर कई बार कैंडिडेट्स को काफी परेशानी उठानी पड़ती है। दलाल कैंडिडेट्स के ओरिजिनल डॉक्यूमेंट को अपने पास रख लेता है और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के वक्त कैंडिडेट्स से पैसों की मांग करता है। ऐसे में कई बार अपने दम पर चयनित कैंडिडेट्स बुरी तरह फंस जाते हैं। देश भर में बीते 22 अप्रैल से 3 मई तक ऑनलाइन सामान्य प्रवेश परीक्षा सीईई ली गई थी। देश के 15 स्थानों के लगभग 34 परीक्षा केंद्रों में परीक्षा हुई थी। परीक्षा में देश भर के 95,459 उम्मीदवारों ने भाग लिया था। इसमें शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवारों के लिए क्षेत्रीय भर्ती मुख्यालय झारखंड व बिहार के तत्वावधान में रांची सेना भर्ती कार्यालय द्वारा सेना भर्ती रैली का आयोजन कराया जा रहा है। कर्नल विकास भोला ने बताया कि अगर किसी उम्मीदवार का चयन सीई परीक्षा में हो चुका है और उस उम्मीदवार का एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं हो पा रहा है तो उसकी सेना कार्यालय द्वारा सहायता की जाएगी। उन्होंने कहा कि कई बार एडमिट कार्ड लॉक हो जाता है। ऐसी स्थिति में उम्मीदवार अगर हमारे पास आते हैं तो उसे हमारी ओर से एडमिट कार्ड डाउनलोड कर दे दिया जाएगा। कर्नल भोला ने बताया कि उम्मीदवारों की सुविधा को देखते हुए खेलगांव में रैली के आयोजन का फैसला लिया गया है। जुलाई के अंत में मौसम काफी गर्म रहता है और बारिश की भी समस्या रहती है। ऐसे में खेलगांव में रैली के आयोजन से उम्मीदवारों को सुविधा होगी। उन्होंने कहा कि हमारा लक्ष्य है कि अधिक से अधिक उम्मीदवारों का चयन हो। खेलगांव रैली के लिए काफी अनुकूल है। हमें उम्मीद है कि अधिक से अधिक उम्मीदवारों का चयन होगा। साथ ही बताया कि रैली आयोजन की पूरी प्रक्रिया में जिला प्रशासन का भी काफी सहयोग मिला है। नीट पेपर लीक, बोरे में बंद कर धनबाद के तालाब में फेंके थे मोबाइल, सीबीआई ने किए बरामद। नीट पेपर लीक मामले में सीबीआई की टीम ने एक बार फिर धनबाद में दबिश दी है। पूर्व में दबोचे गए बंटी उर्फ अविनाश की निशानदेही पर
नुनुडीह के भाटबांध तालाब से जांच एजेंसी ने एक बोरा बरामद किया है। इस बोरे में करीब 1.5 दर्जन मोबाइल होने की बात कही जा रही है। बोरा और उसमें रखे मोबाइल को जब्त कर सीबीआई यहां से लौट गई है। इन मोबाइल का प्रयोग पेपर लीक कराने वाले गिरोह ने पेपर और आंसर को प्रसारित कराने के लिए किया था। सीबीआई ने अविनाश के एक सहयोगी को हिरासत में लिया है। बताते चलें कि अब तक इस सनसनीखेज मामले में 36 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। पेपर लीक मामले की तह तक जाने में केंद्रीय जांच एजेंसी को कामयाबी भी मिल चुकी है। अब वारदात से जुड़े साक्ष्यों को जमा किया जा रहा है ताकि कोर्ट में शातिरों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाई जा सके। धनबाद गंगा दामोदर एक्सप्रेस ट्रेन से दर्जनों बोतल अंग्रेजी शराब जब्त। धनबाद रेलवे स्टेशन पर गुरुवार की देर रात आरपीएफ ने गंगा दामोदर एक्सप्रेस ट्रेन से दर्जनों बोतल अंग्रेजी शराब की बोतलें बरामद की। शराब बिहार ले जाई जा रही थीं। शराब लेकर ट्रेन के जनरल कोच में चढ़ रहे बिहार के वैशाली निवासी रोहित कुमार को आरपीएफ ने पकड़ लिया। आरपीएफ धनबाद थाना प्रभारी इंस्पेक्टर पंकज कुमार ने बताया कि आरोपी रोहित ट्रेन से शराब को बिहार ले जा रहा था। छापेमारी में आरपीएफ धनबाद पोस्ट के उप निरीक्षक आभाष चंद्रा, अभिमन्यु सिंह व अन्य जवान शामिल थे। घोड्डा पत्थरगामा में 10 लाख की अवैध शराब जब्त, 5 गिरफ्तार। घोड्डा जिले के पत्थरगामा से पुलिस ने अवैध शराब की बड़ी खेप बरामद की है। पुलिस ने कार्टून में भरी शराब की 1 लाख से अधिक बोतलें बरामद करते हुए 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। जब्त शराब की कीमत 10 लाख रुपए बताई जा रही है। यह जानकारी घोड्डा के एसडीपीओ जेपीएन चौधरी ने शुक्रवार को प्रेस वार्ता में दी। उन्होंने बताया कि गुरुवार की रात पत्थरगामा पुलिस को गुप्त सूचना मिली कि खरियानी गांव में पाइपलाइन के पास बड़ी चहारदीवारी के अंदर कुछ लोगों द्वारा अवैध शराब को ट्रक पर लौटकर बाहर ले जाने की तैयारी है। इस सूचना के तत्काल बाद पुलिस बताए गए स्थान पर पहुंचकर चहारदीवारी को घेर लिया। दरवाजा खुलवाने के बाद देखा कि बड़े कंटेनर ट्रक से दूसरे ट्रक में कार्टून को लोड किया जा रहा है। कार्टून खोलकर देखने उसमें विदेशी अंग्रेजी शराब की बोतलें भरी हुई थीं। मकान की तलाशी पर अंदर तहखाना में भारी मात्रा में अवैध शराब रखी मिली। शराब का कोई वैध कागजात नहीं मिला। इसके बाद पुलिस ने पूरी शराब वे वहां खड़े कंटेनर व बड़े ट्रक को जब्त कर लिया। मिलान करने पर शराब की छोटी बड़ी 1 लाख से अधिक बोतलें पाई गईं। इस मामले में मौके से 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। पकड़े गए लोगों में तुलसी कित्ता का उपेंद्र भगत, अमडीहा का देवानंद महातो, केरवार का श्याम महातो, हरियाणा के फरदरी नुहू का अकील हुसैन व यूपी के फतेहपुर खास मुरादाबाद का मोहम्मद अजीम शामिल है। 5 को कोर्ट में पेशी के बाद जेल भेज दिया गया। छापेमारी टीम में एसडीपीओ जेपीएन चौधरी के अलावा इंस्पेक्टर विष्णुदेव चौधरी, पत्थरगामा थाना प्रभारी अभिनव आनंद, कृष्णा साह, राम विनय सिंह व सशस्त्र जवान शामिल थे। गिरिडीह में बालू लदे ट्रैक्टर के धक्के से बाइक सवार युवक की मौत। डुमरी गिरिडीह पथ पर पीड़ीटांड के समीप शुक्रवार को बालू लदे ट्रैक्टर की चपेट में आकर बाइक सवार एक युवक की मौत हो गई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर थाना ले गई। बताया गया कि नवाडीह थाना क्षेत्र के सुरही गांव निवासी स्वर्गीय अब्दुल हमीद शेख का पुत्र हासिम शेख 27 वर्ष गिरिडीह की ओर से अपने घर लौट रहा था। इसी क्रम में तेज रफ्तार बालू लदे ट्रैक्टर ने बाइक को पीछे से टक्कर मार दी। दुर्घटना में हासिम शेख की मौके पर ही मौत हो गई। ट्रैक्टर चालक वाहन छोड़कर फरार हो गया। पुलिस बाइक और ट्रैक्टर को कब्जे में लेकर थाना ले गई। रांची में नवजात को 1.5 लाख में बेचने से पहले पुलिस ने 3 महिला को किया गिरफ्तार। नवजात बच्चे को 1.5 लाख में बेचने से पहले रांची पुलिस ने 3 महिला को गिरफ्तार कर लिया। एसएसपी चंदन सिन्हा के निर्देश पर पुलिस की टीम ने कार्रवाई करते हुए सीमा देवी, पिंकी देवी और पूनम देवी को गिरफ्तार किया है। एसएसपी ने शुक्रवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि पुलिस को 24 जुलाई को जानकारी मिली थी कि रांची रेलवे स्टेशन के सीढ़ी पुल के नीचे से 6 माह के नवजात बच्चे की चोरी की गई है। जानकारी मिलने के बाद एक टीम गठन किया गया। टीम ने बच्चे की सकुशल बरामदगी कर ली। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज और तकनीकी सहयोग से 24 घंटे के अंदर शिशु को धुरवा थाना क्षेत्र के सुदूर इलाके से सकुशल बरामद किया गया और 3 महिला को गिरफ्तार किया गया। एसएसपी ने बताया कि पूछताछ में गिरफ्तार महिला पिंकी कुमारी द्वारा यह बताया गया कि बच्चे को उनके द्वारा 1.5 लाख में पूनम देवी और सीमा देवी को 25 जुलाई की शाम में बेचने की योजना बनाई गई थी, जिसके पूर्व ही छापामारी कर इस योजना को विफल कर दिया गया। पूछताछ में यह भी बात आई है कि सीमा देवी द्वारा किसी अन्य व्यक्ति से बच्चा बेचने की बात तय की गई थी, जिसके पूर्व घटना का पर्दाफाश हो गया। चांडील में वज्रपात से 2 की मौत।
डैम के अंदर केज में मछली पकड़ रहे थे दोनों। चांडिल प्रखंड के बोराबिंदा गांव के निकट शुक्रवार की शाम हुई वज्रपात में 2 व्यक्ति की मृत्यु हो गई। बताया जा रहा है कि दोनों चांडिल डैम में लगे केज में मछली पकड़ने घुसे थे। कलीराम मांझी का चांडिल डैम के बोराबिंदा साइड में अपना केज है। उस केज के मछली को चारा डालने के बाद दोनों जाल से मछली पकड़ रहे थे। इसी बीच वज्रपात हुआ और उसकी चपेट में आकर दोनों की मौके पर मृत्यु हो गई। मृतकों की पहचान बोराबिंदा निवासी 85 वर्षीय कलीराम मांझी और 88 वर्षीय